नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे कुछ शासकों ने बिल्कुल स्क्रैच से यानी शून्य से एक इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये कहानी है बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं और उनके बड़े ही अनोखे समाधानों। तो इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत बड़े सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि अगर किसी को बिल्कुल जीरो से एक एम्पायर बनाना हो तो उसे किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? बस यही वो सवाल था जिसका जवाब दिल्ली के सुल्तानों को हर हाल में खोजना था। देखिए, ये पूरी कहानी दिल्ली से शुरू होती है। आज जो शहर भारत की राजधानी है, वो 12वीं सदी में जाकर तोमर राजपूतों और फिर चौहानों के राज में एक जरूरी शहर बना। लेकिन सिर्फ एक शहर से एक पूरे उपमहाद्वीप की राजधानी बन जाना, ये एक बिल्कुल ही अलग लेवल की चुनौती थी। इलाका जीत लेना तो एक बात थी, पर सुल्तानों के सामने जो असली पहाड़ जैसी चुनौती थी वो अब शुरू हुई थी कि भाई इतने बड़े और अलग-अलग तरह के लोगों वाले क्षेत्र पर असल में शासन किया कैसे जाए, क्योंकि जीतना ही सब कुछ नहीं होता, उसे चलाना वो असली काम है। अच्छा, अब एक सवाल ये उठता है कि हमें ये सारी बातें पता कैसे चलती हैं? तो इसका जवाब है तवारीख। ये फारसी भाषा में लिखे गए इतिहास थे। और इन्हें लिखते कौन थे? सचिव, दरबारी, मतलब उस दौर के पढ़े लिखे लोग। ये लोग सिर्फ जो हुआ वो लिखते नहीं थे, बल्कि शासकों को ये भी सलाह देते थे कि राजकाज कैसे चलाना चाहिए। आप सोचिए, कोई नया नया शासक बना है, उसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या क्या होगी? यही ना कि सत्ता चलाने के लिए आखिर भरोसा किस पे किया जाए। दिल्ली के सुल्तानों ने इस समस्या का एक बहुत ही, कह सकते हैं, हटके हल निकाला। सुल्तानों को अक्सर कुछ ऐसी ही सलाह दी जाती थी, लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। एक गुलाम को अपने सगे बेटे से भी ज्यादा भरोसेमंद क्यों माना जा रहा था? चलिए इस अनोखी स्ट्रैटेजी को जरा समझते हैं। इस सवाल का जवाब है बंदगान। ये कोई आम गुलाम नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये असल में खास सैन्य गुलाम थे, जिन्हें खरीदा ही इसलिए जाता था ताकि उन्हें सेना और प्रशासन में सबसे जरूरी पदों के लिए तैयार किया जा सके। तो ये रणनीति इतनी कामयाब क्यों थी? देखिए, इसकी वजह ना बहुत सीधी सी थी। ये जो बंदगान थे वो पूरी तरह से अपने मालिक यानी सुल्तान पर निर्भर थे। सोचिए, न उनका कोई अपना परिवार था, न कोई जमीन, तो उनकी वफादारी पर शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और दूसरी तरफ कौन थे? सुल्तान के अपने बेटे या दूसरे अमीर सरदार, जो कभी भी सत्ता के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते। चलिए, वफादारी वाली समस्या का तो एक हल निकल आया, लेकिन अब एक और बड़ी चुनौती दरवाजे पर खड़ी थी। जो इलाके दिल्ली से बहुत दूर हैं, उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए? और इतनी बड़ी सेना का खर्चा पानी कहाँ से आएगा? इसका जवाब था एकता सिस्टम। सुल्तानों ने क्या किया, अपने पूरे साम्राज्य को अलग अलग साइज के इलाकों में बांट दिया। इन इलाकों को एकता कहा जाता था और हर एकता की जिम्मेदारी एक सैन्य कमांडर को दे दी, जिसे इक्तादार या मुक्ति कहते थे। ये सिस्टम बड़ा कमाल का था। एक मुक्ति के कई काम होते थे। उसे मिलिट्री ऑपरेशंस लीड करने होते थे, अपने इलाके में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना होता था, और सबसे जरूरी काम उसे रेवेन्यू यानी टैक्स इकट्ठा करना होता था। इसी टैक्स से वो अपने सैनिकों को सैलरी देता था और जो बचता था वो सुल्तान के खजाने में जाता था। और सल्तनत का खजाना भरता कैसे था? इसके लिए मेनली 3 तरह के टैक्स थे। सबसे बड़ा था खराज, जो खेती पर लगता था, और ये कोई छोटा मोटा टैक्स नहीं था, किसान की पैदावार का लगभग 50%। इसके अलावा मवेशियों पर और घरों पर भी टैक्स लगता था। इस पूरे दौर में दिल्ली पर एक के बाद एक कई राजवंशों ने राज किया। शुरुआत हुई शुरुआती तुर्की शासकों से, फिर आए खिलजी, उनके बाद तुगलक, फिर सैयद और आखिर में लोदी वंश का शासन आया। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है ना? जो समाधान शुरुआत में बड़े अच्छे लगते हैं, वही बाद में जाकर नई मुसीबतें खड़ी कर देते हैं। और दिल्ली सल्तनत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब इस सिस्टम की पहली बड़ी खामी सामने आई। बंदगान अपने मालिक यानी सुल्तान के लिए तो जान देने को तैयार थे, पर उसके बेटों या वारिसों के लिए नहीं। तो नतीजा क्या होता था? जैसे ही कोई सुल्तान मरता, सत्ता के लिए लड़ाई शुरू हो जाती थी। नए सुल्तान को अपने भरोसे के लोग लाने पड़ते थे, जिससे दरबार में हमेशा एक टकराव और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रहती थी। और इसी तनाव का एक जीता जागता उदाहरण है रजिया सुल्तान की कहानी। उस दौर के एक बहुत बड़े इतिहासकार थे मिन्हाज उस सिराज। अब उन्होंने रजिया के बारे में जो लिखा,
उससे साफ पता चलता है कि एक महिला को शासक के तौर पर देखना उस वक्त के लोगों के लिए कितना मुश्किल था। रज़िया सुल्तान अपने सभी भाइयों से कहीं ज्यादा काबिल थीं। फिर भी दिल्ली के अमीर और सरदार एक औरत के नीचे काम करने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने आज़ादी से हुकूमत करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 4 साल के अंदर ही 1240 में उन्हें गद्दी से हटा दिया गया। और ये एक और उदाहरण है कि कैसे पुराने हल ही नई परेशानियां पैदा कर रहे थे। बाद के सुल्तान जैसे मोहम्मद तुगलक ने छोटे खानदान के समझे जाने वाले लोगों को बहुत ऊंचे ऊंचे पद दे दिए, जैसे एक शराब बनाने वाले को, एक नाई को, एक बावर्ची को। अब इन नियुक्तियों से जो पुराने रईस लोग थे वो हैरान परेशान हो गए और इसे सुल्तान के दिमागी दिवालियापन का संकेत मानने लगे। तो इन सारी लड़ाइयों और दिक्कतों के बावजूद दिल्ली सल्तनत की असली विरासत क्या है? क्या इसे हम एक नाकाम कोशिश कह सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही सल्तनत में अंदरूनी झगड़े हुए और आखिरकार वो टूट भी गई, लेकिन उसके बनाए गए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जैसे इक्तदारी सिस्टम इतने असरदार और मजबूत साबित हुए कि वो सल्तनत के बाद भी बने रहे। और मेरे हिसाब से यही सबसे जरूरी बात है। दिल्ली सल्तनत ने शासन चलाने का जो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, वो आने वाली सदियों के लिए एक मॉडल बन गया। शेर शाह सूर और यहाँ तक कि महान मुगल बादशाह अकबर ने भी इन सिस्टम से बहुत कुछ सीखा और उन्हें अपने विशाल साम्राज्य में लागू किया।